हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। इस साल 2025 में दो नए फंडामेंटल राइट्स ऐड किए गए हैं। एक्चुअली तीन हैं, तीसरे की बात चल रही है। हम वो तीनों डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी हो या फिर एसएससी हो, स्टेट पीसीएस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, मूल अधिकार बहुत रेलेवेंट है हमारे एग्जाम के लिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड। क्यों ऐड हुआ, कहां ऐड हुआ है, और फिर वो स्पेशल जजमेंट का नाम क्या है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए, यूपीएससी के लिए हमने अपने माइक्रो थीम में, जो कि लेवल 4 है माइक्रो थीम का, उसमें फंडामेंटल राइट पिछले 16 सालों में फंडामेंटल राइट से कैसे कैसे क्वेश्चंस कितनी बार पूछे गए हैं, हाई प्रायोरिटी क्या है, सब हमने निकाला था। आप चाहें तो हमारे माइक्रो थीम को आप जाके परचेज कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक टॉपिक है, हर सब्जेक्ट का बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस हमने किया हुआ है। ये मैंने सिर्फ 2017 से उठाया है, 17 से लेकर 24 तक। आप देख सकते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से ऊपर क्वेश्चन आए हैं, इलेक्शन एंड वोटिंग के ऊपर, रूल ऑफ लॉ, राइट टू प्राइवेसी, फिर राइट टू प्राइवेसी और फिर राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, फिर राइट टू प्रॉपर्टी, फिर इक्वालिटी। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं राइट से, और किस टाइप के आए हुए हैं ये भी यहां पे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप जब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें कंटेंट चाहे किसी भी सोर्स से, ये चीजें ना भूलें, क्योंकि ये माइक्रो थीम है, नेचर ऑफ क्वेश्चन है। आइए समझते हैं कि वो तीन मूल अधिकार कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। नंबर 1, बिजली। सोच के देखिए कि अगर आप बिना बिजली के, आपको कोई कह दे कि आपको बिजली नहीं दी जा सकती, क्या किसी भी कारण से, तो कैसा रहेगा। सोच के देखिए, बिना बिजली के आज क्या कुछ संभव है? कुछ भी नहीं संभव है। गांव में भी बिजली के बिना बहुत मुश्किल है, वहां पर भी गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या बिजली अगर कोई आपसे छीन रहा है या बिजली का अधिकार आपको नहीं देने दे रहा है, तो क्या आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। तो एक केस हमारे यहां सामने आया है। ये केस है दिल्ली हाई कोर्ट का। इलेक्ट्रिसिटी इज द फंडामेंटल राइट एंड कैन नॉट बी डिनाइड ड्यू टू टेनेंट लैंडलॉर्ड इशू। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो मुद्दा आया है वो टेनेंट लैंडलॉर्ड इशू है, और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये मुद्दा हाई कोर्ट ने बोला है कि ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है, सो ये दिल्ली का है फंडामेंटल राइट। ये केस है मैकी जैन वर्सेस BSES राजधानी की। इलेक्ट्रिसिटी एक फंडामेंटल राइट, एक मूल हिस्सा है हमारे मूल अधिकार का। ठीक है, और जो सिविल मामले हैं, तो सिविल मामलों की वजह से आप किसी को भी बिजली यूज करने से आप उनसे वंचित नहीं कर सकते। सिविल मामलों में, नॉट क्रिमिनल, सिविल। ये जो डिस्प्यूट है, टेनेंट और लैंडलॉर्ड का डिस्प्यूट है, वो एक सिविल मामला है। अगर यही क्रिमिनल मामला होता कि आप अवैध तरीके से बिजली चोरी कर कर आप ले रहे हैं, तो फिर आपका सरकार, स्टेट या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर है बिजली का, वो जरूर आपकी बिजली बंद करा सकता है। ठीक है, डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं केस क्या है। ये जजमेंट को आप याद रखिएगा, दिल्ली हाई कोर्ट का है, मैकी जैन वर्सेस BSES राजधानी। ये हाई कोर्ट कहती है कि बिजली जो एक बेसिक अमेनिटी है, एक अब एसेंशियल पार्ट बन गया है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान है, वैसे अब इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है। सुनते हैं ना आप भी, अलग अलग बड़ी खबरें निकल कर आती हैं कि उस गांव में 20 साल से बिजली नहीं थी और अब बिजली आ चुकी है। बिना बिजली के कैसे बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई पंखा नहीं चला पाएगा, कोई मशीन नहीं चला पाएगा, ट्यूबवेल नहीं चल पाएगा, वहां पे बड़ी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, सो इसमें था क्या, आर्ग्यूमेंट क्या हो रहे थे, ध्यान से सुनिएगा। आर्ग्यूमेंट क्या थे इसके, कि किसी एक टेम्पररी फाइनेंशियल लॉस की वजह से जो टेनेंट थे वो सितंबर और अक्टूबर 2025 का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं कर पाए। ठीक है, उसके बाद पावर डिस्ट्रीब्यूटर ने उनकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कैंसिल कर दिया और बिजली का मीटर जो है रिमूव कर दिया 28 नवंबर 2025 को। लेकिन इमीडिएटली जो टेनेंट हैं उन्होंने सारे के सारे बिल को क्लियर कर दिया, कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं रहा। अब आउटस्टैंडिंग नहीं है, पेमेंट पे कर दी। उसके पे करने के बावजूद भी कंपनी डिमांडेड एन NOC फ्रॉम लैंडलॉर्ड। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांग रही थी लैंडलॉर्ड से। अब ये लैंडलॉर्ड जो है ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे। एक्चुअली लैंडलॉर्ड चाह भी रहे थे कि ये टेनेंट जो है वो मकान खाली करके चला जाए, लेकिन इनको जरूरी था, और लैंडलॉर्ड NOC नहीं दे रहा था बिजली कंपनी को, जिसकी वजह से वो मीटर बार बार नहीं लगा रहे थे। अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन का क्या आर्गुमेंट है,
उनका आर्गुमेंट ये है कि जो लैंडलॉर्ड है वो एक रजिस्टर्ड कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन का, और सप्लाई इसलिए काटी गई है क्योंकि नॉन पेमेंट हुई थी, मतलब नॉन पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। एंड लैंडलॉर्ड लेटर इंस्ट्रक्टेड देम टू नॉट रिकनेक्ट ऑन द थर्ड फ्लोर। एक तो एनओसी नहीं दिया लैंडलॉर्ड, तीसरा कहा कि भाई मत लगाओ, तुम बिजली बिल का मीटर मत लगाओ पर रहने दो, तो फिर कैसे बिजली आएगी। तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में ये थोड़ा सा बवाल चल रहा था, ठीक है। तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी ये साफ साफ उसमें कहा कि देखिए कि एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक मूल अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत, जो कि जीवन जीने का एक जरिया बोलता है, राइट टू लाइफ। और गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार है, राइट टू लाइफ लिव विद डिग्निटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना बिजली के तो ये ऐसी लाइफ जीना मुश्किल है, और इलेक्ट्रिसिटी जो अब बेसिक नेसेसिटी की जा रही है एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए। इस केस में टेनेंट जो इन्वॉल्व था और कहीं ना कहीं उसको बिजली डिनाई कर दी गई जबकि उसको पेमेंट कर दी गई थी तब भी, तो ये बिजली कंपनी और प्लस जो लैंडलॉर्ड है इनकी वजह से इनको बेसिक जो एम्यूनिटी है लाइफ की वो नहीं मिल पा रही थी। तो कोर्ट ने ये कहा कि इलेक्ट्रिसिटी किसी को भी डिनाई नहीं की जा सकती है बिकॉज ऑफ पेंडिंग लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट डिस्प्यूट। अगर आपके यहां भी कोई ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है तो आप जरूर हाईकोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। द टेनेंट वॉज फाउंड टू बी लॉफुल पोजेशन एंड प्रॉपर्टी and until an eviction order is passed the tenant possession cannot be turned therefore without insisting on the landlord approval। मतलब ये आपसी इनका मामला चल रहा था कि तुम खाली करो, ये करो, वो करो, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड थोड़ा सा होता भी है, तो लैंडलॉर्ड अपने आप को थोड़ा सा लॉर्ड ही समझ लेते हैं, लैंड के लॉर्ड ही हैं पूरे, ठीक है, भगवान अपने आप को मानने लगते हैं। एनीवेज, सो ये पूरा किस्सा था, ठीक है। जो दूसरा फंडामेंटल राइट इस साल ऐड हुआ है वो आप सबको पता होगा, वो ऐड हुआ है इनकी वजह से। ये एक विजुअली इंपेयर्ड या फिर एक एसिड सर्वाइवर अटैकर की वजह से हमारा मूल अधिकार वो ऐड हुआ है। क्या है वो मूल अधिकार अभी देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब से लेकर 2026 प्री के लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम है, और उसके लिए हमने ये क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। ऑलरेडी इसके बैचेस चल चुके हैं। नया बैच स्टार्ट होने वाला है 22 दिसंबर से, ज्योग्राफी से स्टार्ट होने वाला है, और इस प्रोग्राम का नाम है पीजीपी यानी प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम प्लस, और पीजीपी नॉर्मल। प्लस में मेरी मेंटोरशिप है और नॉर्मल में मेरी मेंटोरशिप नहीं है 1-to-1। आप इसको जाके एनरोल कर सकते हैं। कोड लिख लीजिए PGP2026 टू गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट। ये माइक्रो थीम की पीडीएफ तो इसको जरूर ही परचेज कर लेना। ये 799 की नहीं है, ये 499 की है, और इसमें कोड जाएगा मार्ग प्री, ठीक है। मार्ग प्री नाम का ये कोड यूज कीजिएगा तो इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। और ये कोर्स जो हमारा है उसमें आपको PGP 2026 यूज करेंगे तो ये हमारा देखिए ज्योग्राफी 22 तारीख से स्टार्ट है और उसके बाद लगभग 20 दिन में खत्म होगा। फिर पॉलिटी न्यू ईयर में 12 जनवरी से स्टार्ट है, 22 दिन में ये खत्म होगा। आप कुल मिला के हमारी जो पूरी लेक्चर्स हैं वो 100 आवर्स की हैं, 50 क्लासेस के अंदर MWF मंडे वेंसडे फ्राइडे शाम 7 से 9 की क्लास में हम इसको फिनिश करेंगे। PYQ बेस्ड लेक्चर्स हैं सारे, बड़े इंपॉर्टेंट हैं कैसे हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, ठीक है। ये डिफरेंस है, डिफरेंस बस इतना है कि पीजीपी प्लस में मेरी मेंटोरशिप है, टारगेट ट्रैकिंग है और बाकी सब सेम है। तो आपके ऊपर है, आप दोनों में से जिसके अंदर एनरोल करें, ठीक है। चलिए, तो हम जिक्र कर रहे थे उन एसिड अटैक सर्वाइवर की या फिर उस विजुअली इंपेयर्ड पर्सन की। एक्चुअली क्या था, ये केस तब निकलकर सामने आया जब ये बेचारे जब अपना केवाईसी करने गए और इनकी केवाईसी कंप्लीट नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि केवाईसी के लिए आपको स्क्रीनिंग करनी पड़ती है, आपका रेटिना स्कैन होता है, फेशियल एक्सप्रेशन जाता है, तो वो सिस्टम ले ही रहा, क्योंकि सिस्टम ने वैसा डिजाइन ही नहीं किया गया था कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी या फिर एसिड अटैक सर्वाइवर ऐसे चीजें कुछ कर पाए। तो एक सिस्टम में फ्लॉ दिखा। सुप्रीम कोर्ट के पास ये बात गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार ये तो गलत है, कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हमारे लिए सारे नागरिक समान हैं और राइट टू डिजिटल एक्सेस तो सबको होना चाहिए, राइट। इसमें पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्यों दिक्कत हो रही है इनको। तो फिर सिस्टम में चेंज होने लगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये एक जजमेंट निकाली कि डिजिटल एक्सेस जो है वो मूल अधिकार का हिस्सा होगा, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। स्टेट यानी कि राज्य जो है वो प्रोएक्टिवली डिजाइन करे और इंप्लीमेंट करे इंक्लूसिव डिजिटल सिस्टम। इंक्लूसिव मतलब समावेशी विकास, यानी कि
वुलनरेबल सेक्शन, बच्चों, महिलाएं, बूढ़े और हमारे सोसाइटी के हर एक वर्ग से लोगों के लिए वो एक्सेसिबल हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे और आपके लिए एक्सेसिबल हो और किसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एक्सेसिबल ना हो। ठीक है, नोटेड दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ पॉलिसी डिस्क्रिप्शन बट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव ऑर्डर्स मोर एक्सेसिबल। ठीक है, ये कोई संविधान में मतलब ये कोई संसद में बहस करने का मुद्दा नहीं है, ये एक नीति है, ये एक पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन के बारे में जिक्र हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली क्या कहा था वो देखिए, यहां पे लिखा हुआ है कि रीसेंट रूलिंग सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइजेस एक्सेसिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव। तो जजमेंट आया था 2014 के वर्डिक्ट के ऊपर, राजीवी रातूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द कोर्ट रिआइट्रेटेड लैक ऑफ डिजिटल एक्सेसिबिलिटी वायलेट्स आर्टिकल 21। ठीक है, not only violates article 21 but also violates article 14 on the basis of equality before law, also violates article 15 discrimination हो रहा है उनके साथ, also violates तो हो ही रहा है, article 38 भी violate हो रहा है जो हमारा DPSP का है। वो क्या है? promoting welfare for the people, लेकिन किसी किसी लोगों के लिए वेलफेयर हो रहा है, सबके लिए तो हो नहीं रहा है। इसीलिए इट डायरेक्टेड द आरबीआई, इट डायरेक्टेड सेबी, इट डायरेक्टेड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कि आप अपना केवाईसी नॉर्म्स को रिवाइज करिए और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से अलाइन करिए ताकि वो इंक्लूसिव हो, सब्सटेंटिव इक्वालिटी हो कि जन जन उसमें भागीदारी करें, न कि सिर्फ कुछ जन उसमें भागीदारी करें। और जन जन में ऐसे लोग जरूर आएंगे जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, एसिड अटैक सर्वाइवर हैं। ठीक है, ताकि मतलब उस चीज से इनका काम न रुके। अब आजकल मोबाइल नंबर भी जब आप खरीदने जाते हैं या कुछ नया जो भी होता है तो उसके लिए आपको केवाईसी करना जरूरी होता है। अब आपका फेशियल रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, केवाईसी हो ही नहीं पाएगा, आपका काम अटक जाएगा। तो ये तो सिस्टम में फ्लॉ है और नॉर्मल लोगों के लिए वो चीजें एक्सेसिबल हैं, हो जा रही हैं। ठीक है, तो जजमेंट ऑल्सो हाईलाइटेड दैट डिजिटल डिवाइड अफेक्ट्स नॉट ओनली पीडब्ल्यूडी बट ऑल्सो रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, एल्डरली सिटीजन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो एक बड़ा अच्छा मतलब सबके लिए निकल कर आया ये जजमेंट। ठीक है, समझ में आ गया। अब तीसरी बात करते हैं ये सुधा मूर्ति मैडम की। ये एमपी हैं राज्यसभा में। ये मूल अधिकार नहीं है, लेकिन इनका जो प्रस्ताव है वो बहुत ही अच्छी सोच वाला प्रस्ताव है, एक साइंटिफिक प्रस्ताव है और एक ग्रोथ और डेवलपमेंट को दर्शाता है इनका प्रस्ताव। क्या है प्रस्ताव? इनका कहना यह है कि भारत में जो फ्री एजुकेशन है वो एज 6 से 14 तक, यानी कि राइट टू फ्री एजुकेशन एज 6 से एज 14 तक। लेकिन इनका कहना है कि बच्चों के ब्रेन का 90% 95% जो ग्रोथ डेवलपमेंट है वो तो 6 साल से पहले ही हो जाती है। तो क्या हम ये डिमांड नहीं कर सकते कि आज भारत में हमें फ्री अर्ली चाइल्ड केयर मतलब फ्री हो जाए चाइल्ड केयर का? तो इन्होंने यही जिक्र किया था संसद में। डिटेल में हम इसको समझते हैं। 85% ऑफ चाइल्ड्स ब्रेन डेवलपमेंट हैपेंस बाय द एज ऑफ 6, which is why quality education is essential for the age up to 6 years. ओके, था क्या इसमें? ये देखिए, द प्रिंट की एक रिपोर्ट थी जिसको मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगा कि अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन जो सुधा मूर्ति मैम लेकर आई हैं वो क्या है। और सुधा मूर्ति मैम का ये कहना है कि गारंटी करें फ्री केयर फॉर चिल्ड्रन 3 to 6 years। महज सिर्फ बच्चों को हम अर्ली चाइल्ड केयर में प्ले जोन में या किड स्कूल में या फिर हम प्ले ग्रुप में ना भेज के, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक तरीके से उन बच्चों के ब्रेन के विकास में हम मदद कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हो सकता है, एक इन्वेस्टमेंट हो सकती है ये। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट जापान ने किया है, ये इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया है, ये इन्वेस्टमेंट आगे नॉर्डिक कंट्रीज ने किया है, ये इन्वेस्टमेंट यूरोपियन यूनियन ने ऑलरेडी कर दिए हैं। देन व्हाई नॉट इंडिया? आइए देखते हैं। 90% बच्चों के ब्रेन का विकास हो जाता है बाय द एज ऑफ 5 और बाकी का जो 10% है वो ब्रेन का डेवलपमेंट 5 साल के बाद होने लगता है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इन बच्चों को ऐसे अगर शिक्षा दी जाएगी, लेकिन उसके लिए अच्छे टीचर होने मौजूद हैं, उसके लिए एक एम्पैथेटिक पर्सन होना जरूरी है, एक इंटेग्रिटी भरा पर्सन होना बहुत जरूरी है, यानी कि स्टाफ, ट्रेनिंग, अकाउंटेबिलिटी, ये सब होनी बहुत जरूरी है। भारत सरकार को इस फैसले को लेने में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा फैसला होगा, लेकिन अपने अपने इसके चैलेंजेस हो सकते हैं। 25% ब्रेन जब बॉर्न डेवलप होने लगता है न्यू बॉर्न बेबी का, एकदम शुरुआती कि 1 से 6 महीने के बीच में, फिर उसके बाद 1 साल तक 50% ब्रेन का विकास होता है।
2 साल में 80% ब्रेन डेवलप हो जाता है और 5 साल में 90% होता है और 6 ईयर में 95% एक एडल्ट ब्रेन साइज हो जाता है। ठीक है, तो गोल्डन पीरियड होता है ये बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट में, स्पेसिफिकली अप टू 2 इयर्स ऑफ एज। तो क्यों ना हम उस 2 साल तक की एज को एक ऐसे नर्चर करें कि बच्चा बहुत कुछ सीख सके, बच्चा बहुत कुछ समझ सके। ठीक है, तो इसीलिए सुधा मूर्ति मैडम ने इस बिल को रखा, एक प्राइवेट मेंबर बिल है। प्राइवेट मेंबर बिल वो होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पास कर सकते, मतलब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई मिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये सारे स्टेटमेंट मैंने ध्यान से लिखे, क्या क्या है ध्यान दीजिएगा आपको, कि सुधा मूर्ति एमपी जो हैं उन्होंने इस चीज को संसद में जिक्र किया, इसका रखा, कई लोगों ने इसका सपोर्ट भी किया है। शी प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू इंट्रोड्यूस आर्टिकल 21B। तो संविधान में संशोधन चाहिए, इसके संशोधन करने के लिए हमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए और प्लस स्टेट की रेटिफिकेशन चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात है, तो राज्यों की सहमति प्लस 2/3 स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इनका कहना है कि आर्टिकल 21 करंटली कवर्स 6 से 14 एज ग्रुप। ठीक है, लेकिन बिलो 6 इयर्स मेंशन एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमारे आर्टिकल 43 या 45 के अंदर मेंशन है कि राज्य प्रयास करेगा कि हम 6 साल से कम के बच्चों के बारे में सोचेंगे और फ्री इसको स्कूली शिक्षा देंगे। लेकिन राज्य तो प्रयास पता नहीं कब से कर रहा है, लेकिन अभी भी प्राइमरी एजुकेशन एकदम मतलब बेकार है एक तरीके से। मूर्ति cited National Education Policy 2020 which calls for universal health quality, high quality early child care education by 2030। और अगर हम इसको कर देते हैं तो ये बहुत ही यूनिवर्सल, बहुत लैंडमार्क स्टेप होगा। She stressed that 85% of the brain development occurs, ये तो बात हम कर ही चुके हैं, crucial for cognitive, social and emotional growth। ठीक है, इनका ये था कि रेजोल्यूशन urged strengthening the आंगनवाड़ी services and improving their training and support system for early childhood educator। अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, एनजीओ वालों से, अगर आप थोड़ा बहुत प्रेशर ग्रुप वालों से भी करवाना चाहते हैं ये काम, लेकिन आपको फंड देना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग करानी पड़ेगी उनकी, तभी ये काम आप करवाएंगे। बीजेपी के एमपी है मेधा कुलकर्णी, इस चीज को हाईलाइट करते हुए उन्होंने कहा है कि इनएडिक्वेट अर्बन फंडिंग इन आंगनवाड़ी, साइटेड 3000 रुपीज रेंट सपोर्ट इन पुणे। ठीक है, फिर उसके बाद डीएमके की एमपी है पी विल्सन, आर्ग्यूड कंपल्सरी एजुकेशन शुड इवेंचुअली एक्सटेंडेड टू क्लास 12th। ठीक है, इन्होंने तो क्लास 12 तक कर दिया। ठीक है, आपकी एमपी स्वाति मालीवाल नोटेड 49% ऑफ आंगनवाड़ी एनरोल्ड children do not attend preschool services leading to the growth of expensive private and इतना 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 इतना। ठीक है, सो कहने का मतलब यह है कि अगर हम इसको फ्री करते हैं तो कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनीज जो हैं उन पर एक डेंट भी पड़ेगा और कहीं ना कहीं अफोर्डेबल एजुकेशन होगी। अभी इस सेगमेंट में 0 से 6 के सेगमेंट में प्राइवेट प्लेयर्स इतने ज्यादा हैं, मैं अगर आपको बताऊंगा, हमारी भी मेरी सिस्टर की बेटा है, वो जाता है प्ले स्कूल में और लगभग 8,000 रुपए से 10,000 रुपए प्ले स्कूल की फीस है। खाली उसमें ही हाँ हूँ कराने ले जाते हैं, कुछ कराते ही नहीं है। 8 से 10,000 रुपए महीने का है। ये प्राइवेट प्लेयर्स हैं, तो अगर सरकार फ्री करती है तो कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेयर्स को भी क्वालिटी एजुकेशन देने में बहुत प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, शी एम्फेसाइजेस कि आंगनवाड़ी फॉर्म्स आर एसेंशियल्स and reforms are essentials as poor families cannot afford private preschool education। ओके, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती हैं इस टाइप की सोशल अवेयरनेस को, इस टाइप की इनिशिएटिव्स को रूट लेवल तक पहुंचाने के लिए। अगर आप देख सकते हैं तो यूनेस्को के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 194 कंट्रीज में से 46 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि फ्री प्राइमरी एजुकेशन दे रही हैं और पब्लिकली फंडेड हैं सरकार द्वारा टू चिल्ड्रंस थ्रू द एज रेंजेस एंड एंटाइटलमेंट्स वेरी वाइडली एंड ऑल। ठीक है, लेकिन कंपलसरी फ्री एजुकेशन तो दिया जा रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते, विचार करते हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा। नॉर्डिक कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन जैसे लैटविया, बुल्गारिया वगैरह हैं, वहां पर फ्री है। यूरोपियन यूनियन में कुछ कंट्रीज जो हैं वो फ्री दे रही हैं, अदर रीजन्स है बुल्गारिया वगैरह, ये लोग फ्री दे रहे हैं। हम सीख सकते हैं इनके मॉडल से, लेकिन अपने यहां भी कम चैलेंजेस नहीं है। प्राइमरी हेल्थ केयर के रूट कॉज के बारे में, प्राइमरी एजुकेशन के रूट कॉज के बारे में जब आप जानेंगे तो बहुत सारे रूट कॉज हैं, लेकिन
प्रॉब्लम तो हर जगह है, तो क्या हम सिर्फ प्रॉब्लम की वजह से कोई स्कीम ना इंप्लीमेंट करें? तो एक अच्छी पहल है आर्टिकल 21B, शायद मेंस में क्वेश्चन आपसे आ सकता है अबाउट इसका। नहीं भी आएगा तो आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या फिर एजुकेशन रिफॉर्म के अंदर आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये क्लैरिटी आई होगी। आप नीचे कमेंट करके अपने व्यूज जरूर बताइएगा अबाउट दिस। एंड देन if you wanted to enroll in PGP for 2026 prelims, then this is the right course for you. 3 months, 100 hours, 50 lectures, and then you will be prelims ready. Use code PGP2026 to get the maximum discount. मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।